औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हमारा एक और इंग्लिश ऐसे का ही टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ क्रिटिसाइजिंग क्लाइमेट चेंज इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर द ह्यूमन काइंड। आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर भी एंड ओवरऑल इन द वर्ल्ड आपको वेदर पैटर्न्स बहुत ज़्यादा चेंज होने को मिलेंगे और क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा जो इम्पेक्ट है वो आपको नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे इन पाकिस्तान। रिसेंटली या आजकल का जो टाइम गुजर रहा है उसके अंदर आपने हीट वेव्स और ये जो गर्मी है एक एक्सट्रीम लेवल की ये आपको नज़र आ रही है। तो इसके पीछे जो है ये आपका क्लाइमेट चेंज का पैटर्न है। और क्लाइमेट चेंज को क्या किया गया है, अभी तक पोलिटिसाइज़ किया गया, मतलब कि उसको सॉल्व करने के लिए अभी तक कोई भी प्रॉपर एक जो प्लान है वो नहीं बनाया जा सका। और ये 1990 से ही दुनिया को पता चल गया था कि ये एक जो इशू है, कार्बन एमिशन हो रही है और उससे हमारा जो ओवरऑल टेम्परेचर है इट इज़ गोइंग टू राइज। बट स्टिल नो वन इज़ गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल as per the international law, as per the United Nations, as per the जो UNFCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज का। तो इसके पीछे जो है ना एक कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि हमने क्लाइमेट चेंज जो है उसके एजेंडे को पोलिटिसाइज़ कर दिया है। तो इसी के ऊपर ही हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है उसको पोलिटिसाइज़ किया गया है। पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज़ मेड दिस अनबीटेबल थ्रेट, हैज़ मेड इट, ये दिस नहीं है, इट है यहाँ पर, आप यहाँ पर इट लगा लें, unbeatable threat or a dilemma for the survival of mankind, which is unfortunate for the planet Earth. Sanity-oriented measures are needed to sort it out. ठीक है, मतलब कि हमें कुछ लाजमी कुछ इस तरह के प्लान्स जो हैं वो करने पड़ेंगे और एल्स हमारा जो गुजारा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब हाउ द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ पोलिटिसाइज, अब इसको पोलिटिसाइज किस तरीके से किया गया, अगर हम इसके पॉइंट्स को देखें तो सबसे पहले आप देखें बिग पावर राइवलरी, मतलब कि जिसके अंदर आपकी यूएस चाइना की राइवलरी है। आप इंडिया उसको उसके अंदर उसका पार्ट बन सकता है, आप उसके अलावा यूएस वर्सेस रशिया, जो रशिया यूक्रेन वॉर है। तो वो मेजर जो चीज़ें हैं ना, दुनिया इन जंगों की वजह से ही हमारा ये जो एक क्राइसिस है क्लाइमेट चेंज का उसको डीरेल कर दिया गया या उसको बैक फुट पे डाल दिया गया। ठीक है, हालांकि ये इस तरह पहले नहीं होता था। 1980s के अंदर एबोला नाम की एक बीमारी आई थी जो कि उस टाइम की पेंडेमिक थी, जिस तरह हमारी 21st सेंचुरी के अंदर कोविड-19 थी। तो उस टाइम इवन के द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन वर इन द battlefields, still they cooperated and they resolved the issues in Africa when there was the pandemic of Ebola. बट स्टिल फॉर द टाइम बीइंग अब हम इतने बड़े जंग से गुजर रहे हैं जो कि ये क्लाइमेट चेंज की जंग है और दुनिया जो है सर्वाइवल के लिए बस अपने आखिरी जो लम्हात हैं उनमें से गुजर रही है। लेकिन स्टिल जो इस टाइम लीडर्स हैं उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी कि हाउ दे विल बी हैंडलिंग दिस इशू इन द लॉन्गर रन। वो इसके ऊपर कोई काम भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद डायलेमा और डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेट्स। अब इसके अंदर जब भी क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो ये जो डिबेट है ये लाजमी आती है, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग स्टेट। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ऑलरेडी तरक्की कर चुके हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन एमिशन थी उसको यूज़ किया। अब उसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ मिला। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ये कहते हैं या तो आप ट्रेड ऑफ करो, मतलब कि जो आपको मिला है वो आप हमें दो ताकि हम इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं तो आप एटलीस्ट अब जो है सीधी हो जाओ, आप कुछ बंदे बन जाओ और आप अब कम यूज़ करो ताकि हम थोड़ा सा यूज़ कर लें। हमारी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसके अंदर ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा कुछ यूज़ कर भी नहीं रहे, तो इससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ना। तो वो इस चीज़ के ऊपर भी करते हैं। लेकिन अब इशू ये है कि किसी भी तरीके से अगर आप देखें, ना डेवलप्ड कंट्रीज़ वाले मान रहे हैं और ना ही डेवलपिंग कंट्रीज़ वाले मान रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेकेंडली, इंडिया एंड चाइना कंसीडर देमसेल्व्स एज अ डेवलपिंग नेशंस। अब इस चीज़ को भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो नहीं मानती। वो ये कहती है कि हाउ दे आर गोइंग टू कंसीडर देमसेल्व्स एज अ डेवलपिंग स्टेट, जबकि वो ऑलरेडी बस डेवलप्ड स्टेट्स के बिल्कुल करीब जाके पहुंच चुके हैं।
तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो इश्यूज हैं वो रेज होते हैं। उसके बाद डिबेट ऑन द बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। अब दुनिया के अंदर ना ये भी एक इशू रहा है। अब जिस तरीके से यूएन का जो चार्टर है उसके अंदर उसका जो चैप्टर 7 है जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है वो जो है वो बाइंडिंग फोर्सेस के अंदर आती है, जबकि यूएन जनरल असेंबली जो होती है वो 6 चैप्टर में है शायद, और वो नॉन बाइंडिंग है। मतलब कि उसकी जो रेजोल्यूशन होती हैं उनको आप मानो ना मानो वो एक ही बात है। लेकिन जो यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कोई वो रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी हो जाता है। ये इंटरनेशनल लॉ का कंसेप्ट है। तो अब ये है कि इस टाइम दुनिया जो है यहाँ पर भी बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग जो इश्यूज हैं इनके अंदर ये जुड़ रही है कि कैसे आइदर द एग्रीमेंट शुड बी बाइंडिंग इन नेचर और नॉन बाइंडिंग इन नेचर। मतलब कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल कोई एग्रीमेंट होता है तो उसके ऊपर जो स्टेट्स हैं उनको आप फोर्स कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी वजह से आपने क्लाइमेट चेंज के इशू को वो कर दिया, पोलिटिसाइज कर दिया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है जी फंड रेजिंग एंड फिंगर पॉइंटिंग एट ईच अदर। अब यहाँ पर भी इशू आता है कि अब अगर फॉर एग्जांपल क्लाइमेट जो है उसको डील करना है तो उसके लिए आपको एक पूरा सेटअप चेंज करना पड़ता है। अब पहले अगर कोर के ऊपर काम चल रहा है, गैस के ऊपर चल रहा है, ऑयल के ऊपर चल रहा है, तो आपने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जाना है तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको फंड्स की ज़रूरत है। तो फंड्स कौन देगा? अब डेवलप्ड स्टेट्स वाले कहते हैं हम देंगे, ठीक है, लेकिन वो बाद में देते ही नहीं है प्रॉपर। अब फॉर एग्जांपल जिस तरीके से जो पेरिस अकॉर्ड था उसके ऊपर $100 बिलियन की बात की थी अमेरिका ने, लेकिन कुछ नहीं दिया। इसी तरीके से मल्टीपल टाइम्स इस तरीके से कमिटमेंट्स हुई हैं लेकिन आज तक कोई भी प्रॉपर जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल नहीं किया गया। तो ये भी एक बहुत इशू है। अब डेवलपिंग स्टेट्स के पास ऑलरेडी है नहीं, उनके पास खाने के पैसे नहीं होते, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसे लगाएं। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो एग्रेंडाइज कमिटमेंट्स इंस्टेड ऑफ प्रैग्मेटिक एंड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स। आपने देखा होगा हर साल एक कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है जिसके अंदर जो COP26 COP27 COP28 इस तरीके से मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जिसके अंदर ना ये क्लाइमेट चेंज को रिजॉल्व करने के मंसूबे जो हैं वो बनाए जाते हैं। लेकिन स्टिल दे आर गोइंग टू मीन के वेस्ट देमसेल्व्स, और वो कोई भी इस तरीके से कोई आज तक प्रैग्मेटिक जो प्लान है वो अभी तक नहीं शो हो चुका। उसके बाद लैक ऑफ पॉलिटिकल विल फॉर कॉस्टली ट्रांजिशन फॉर नॉन, ये अगेन पॉलिटिकल जो विल है वो भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैटर करती है कि हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो उसके लिए भी उनकी कोशिश होती है कि जो हमारा दौर है उसके अंदर एट लीस्ट ये ना हो। अब वो अगर करेंगे, अब जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो कुछ इस तरह की फैंसी किस्म की चीज़ें करते हैं ताकि आवाम को खुश कर सकें। अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर वो काम करेंगे तो वो कुछ दिखा तो नहीं सकेंगे ना फिर, ठीक है। और आवाम भी इतनी ज़्यादा एजुकेटेड तो होती नहीं है कि वो उनकी इन बातों के ऊपर उसको अंडरस्टैंड भी कर सकें। तो इसके लिए जो पॉलिटिकल विल है वो भी बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है टू मूव टुवर्ड्स द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये एक ऐड है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने इंग्लिश एससी को इवेल्यूएट करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर या एक ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश एससी के अंदर आपकी इवेल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने अपना इंग्लिश एसए को पास करवाना है तो अगर आप इवेल्यूएशन नहीं करवाते तो अल्टीमेटली आप जो गलतियाँ आपने यहाँ पर करनी होती हैं वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाके कराते हैं। तो इससे क्या होता है आपका पूरे वो जो साल पूरा होता है उसकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो ट्राई करें किसी न किसी मेंटोर के साथ आप लाजमी अपने आप को अटैच करें और अपनी ऐसे की इवैल्यूएशन को इंश्योर करें। अच्छा, हाउ पोलिटिसाइजेशन इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर मैनकाइंड। लोगों के लिए ये कैसे अनफॉर्चुनेट है ख़ास तौर पे। अब चेंज इन वेदर पैटर्न आप देख लें किस तरीके से जिस तरीके वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, बारिशें बेमौसमी बारिशें, फिर उसके बाद बेमौसमी हीट वेव्स हो गई, और फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। ये सारा कुछ एक है हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, हर लिहाज से ये जो ओवरऑल वर्ल्ड है उसके लिए नुकसानदेह है।
फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल डिजास्टर हैज़ बिन सर्जिंग। फ्लड्स चाइना, इंडिया, जर्मनी, पाकिस्तान के अंदर लास्ट ईयर जो फ्लड्स है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वो इंक्रीज़ हो गया। अर्थ प्लानट इज़ मूविंग टूवर्ड्स अनसस्टेनेबिलिटी, फॉर इंस्टेंस फूड क्राइसिस हो गया, वाटर क्राइसिस, राइजिंग टेम्परेचर डायलेमा एंड मल्टीपल है। तो इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद फर्दर क्या है जी, अगर इसकी रिकमेंडेशंस की बात दी जाए, मल्टीपल रिकमेंडेशंस दी जा सकती हैं। मैंने सिर्फ जस्ट क्योंकि मैंने स्टार्ट जहाँ से किया था, मैं वहीं पर आके ख़त्म करूँगा कि जो पोलिटिसाइजेशन है उसको ख़त्म करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले म्यूचुअल कंसेंसस होने चाहिए। उसके बाद एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। एक वो जो COP26, 7, 8 पे आके जो वो फिलासफियाँ झाड़ती हैं, उस तरीके का काम ना हो। बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी होनी चाहिए। अब वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर कौन होता है, वर्ल्ड पावर्स हो गई, मेजर पावर्स, G20 आ गया, G7 आ गया, इनको आना चाहिए आगे टू रिजॉल्व दिस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द मैनकाइंड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में विद द नई आउटलाइन। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।